तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्हील्स पर आपका स्वागत है। बीते 3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी नेता यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद की गरिमा को भूल गए हैं। वह धर्म विशेष का उल्लेख कर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन आप बताइए, क्या ये सच है? विपक्ष जो कह रहा है क्या वो सच है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, पहले तो यह जान लीजिए कि उन्होंने क्या कहा जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने खुले आम शब्दों में कांग्रेस की धज्जियां उखाड़ी हैं, जिसे लेकर पूरा का पूरा विपक्ष, कांग्रेस और वामपंथी दलों के समर्थक, पत्रकार, तमाम अर्थशास्त्री इस बात में उलझे हुए हैं, हंगामा मचाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐन चुनाव के वक्त यह कौन सा तान, यह कौन सी राग छेड़ दी है जिसका जवाब देना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वह केवल यह कहकर अपना पीछा, अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वह सरासर गलत है, किसी भी किस्म से यह सही नहीं है। लेकिन सच्चाई जब आप जानेंगे तब आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने सच कहा या झूठ कहा। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि कांग्रेस आम आदमी का हक, आम आदमी की संपत्ति, उसका सोना मार कर जब्त करके मुसलमानों को, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको देना चाहती है। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है उसमें इसकी बू आती है। तो आपको आज मैं जो बताने चल रहा हूं उस पर जरा गौर करिएगा कि कांग्रेस के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वह सच है या झूठ है, इसका आकलन आप इससे कर लीजिएगा जो मैं आपको बताने चल रहा हूं। और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो तथ्य तर्क हैं वह यह साबित करते हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं कहा। पर्दे के पीछे कुछ खेल ऐसा चल रहा है जो यह इशारा करता है कि कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन यदि सत्ता में आता है तो
क्या होने की संभावना है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक इशारा भर कर दिया है। उसका ट्रायल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वह भी इसका एक हिस्सा है। कर्नाटक में राज्य सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया है और केवल शामिल भर नहीं किया, राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में मुसलमानों को भी कोटे के अंदर कोटा दे दिया है। यानी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है। जो ओबीसी का हक है उसमें से ही काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने आपत्ति जताई है कि कांग्रेस सरकार यह गलत कर रही है। इसके लिए मांगे गए जवाब का वह कोई उत्तर नहीं दे रही है। आयोग ने यह भी कहा है कि ईसाई धर्म और इस्लाम में कोई जाति नहीं होती, वहां जातियों का विरोध किया जाता है। साथ ही यदि आरक्षण देना भी है तो जो वास्तविक रूप से मुसलमानों में पिछड़ी जातियां हैं उनको ही आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। जो अगड़ी जातियां हैं उनको ओबीसी कोटे के अंतर्गत रखकर जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उसकी कांग्रेस कचूमर निकाल रही है। पीठिका इसकी कहां से तैयार हुई, जरा आप अब थोड़ा पीछे चलने की जरूरत है। 2004 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने 2 आयोगों का गठन किया था, जिसमें एक था सच्चर कमेटी और दूसरा था रंगनाथ मिश्रा आयोग। इन दोनों आयोगों की रिपोर्ट में जो दिखाया गया उसे कांग्रेस की सरकार ने यह तो कहा कि उसे वह स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में इसके ट्रायल कांग्रेस की राज्य सरकारों में चल रहे हैं। इन आयोगों की रिपोर्ट के बाद ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि देश की जो संपत्ति है यानी जो प्राकृतिक संपत्ति है उसमें मुसलमानों का पहला हक है। उसके साथ उन्होंने ओबीसी, एससी, दलित सबका नाम लिया, लेकिन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम विशेषकर भी उन्होंने उल्लेख किया था। हालांकि कांग्रेस और उसके लोग यह कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा, लेकिन जो उनका मूल भाषण है उसमें इस बात का उल्लेख है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि सच्चर कमेटी ने जो प्रमुख सिफारिश की थी वह क्या सिफारिश थी और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने जो सिफारिश की थी वह क्या सिफारिश थी। उसके अलावा एक कांग्रेस के नेता हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने अमेरिका में क्या कहा यह भी आप जान लीजिएगा। इन तीनों से आपको इस बात का अनुमान लग जाएगा कि आखिर कांग्रेस में खिचड़ी क्या पक रही है अंदर खाने, जो वह कह नहीं रहे हैं, लेकिन यदि सरकार बनती है तो फिर वह दिन दूर नहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनके कुछ हिस्से आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई सुनाई देंगे। फिलहाल जानिए, सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह कहा था कि मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी स्थिति एससी एसटी से भी ज़्यादा खराब है। उन्हें बैंक से लोन लेने में मुश्किल आती है, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। उचित प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण के जरिए उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। हालांकि सच्चर कमेटी ने आरक्षण का जिक्र खुले शब्दों में नहीं किया था। जो चीज सच्चर कमेटी ने छोड़ दी थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने उसे पूरा कर दिया और दोनों कमेटियों ने वह काम किया था जिसका इशारा कांग्रेस की तत्कालीन मनमोहन सरकार मतलब मनमोहन सिंह स्वतः कोई निर्णय नहीं लेते थे, यह सभी जानते हैं।
प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनके कंट्रोल यूनिट कहीं और थी। कंट्रोल यूनिट से यानी उनका जो कंट्रोलर था वह गांधी परिवार था। गांधी परिवार विशुद्ध रूप से जैसे अन्य राजनीतिक दलों के नेता हैं, राजनीति करते हैं, वैसे वह भी राजनीति करती है। मनमोहन सिंह राजनेता नहीं थे, वह आर्थिक विशेषज्ञ थे, वह अर्थशास्त्री थे। अर्थ के बारे में उन्हें पता था, लेकिन राजनीति उन्हें नहीं आती थी। तो उनकी जो कंट्रोल यूनिट थी वह गांधी परिवार था और उसकी मुखिया सोनिया गांधी थी। तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्टों में जिन बातों का उल्लेख हुआ जो कांग्रेस इन आयोगों के जरिए लागू करना चाहती थी, उनका इसमें उल्लेख हुआ। तो सच्चर कमेटी की आपको बताइए, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के जो प्रमुख हिस्से थे वह भी जान लीजिए। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों के लिए एससी आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। यानी उन्होंने एक किस्म से खुले आम यह कह दिया था कि जो हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनको जो आरक्षण की सुविधा मिलती है, यदि कोई दलित ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है तो उससे वह निरंतर मिलती रहनी चाहिए, वह सुविधा उससे खत्म नहीं की जानी चाहिए, छीननी नहीं चाहिए। बाद में छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो वहाँ थोड़ा अदले बदले स्वरूप में इसका ट्रायल हुआ। छत्तीसगढ़ में यह कोशिश हुई कि जो दलित धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुसलमान बन जाते हैं उनको आरक्षण की सुविधा मिलती रहे। इसके अलावा जो दूसरी सिफारिश थी रंगनाथ मिश्रा आयोग की वह थी सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में मुसलमानों को 10%, अन्य अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण कहाँ से दिया जाए? जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है उसी के अंदर से उन्हें भी यह आरक्षण दे दिया जाए। और उस समय इसका भारी विरोध हुआ, इसलिए कांग्रेस सरकार इसे लागू तो नहीं कर पाई, लेकिन उसके मन में अभी भी यह खटका है कि यदि वह इसे लागू कर देती तब जो मुसलमानों को बिखरे हुए वोट हैं वह थोक में उसे मिलते। और घोषणा पत्र में इसकी पीड़ा भी साफ तौर पर झलकती है। कर्नाटक की सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण में शामिल कर देने से भी यह साफ तौर पर पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में इस बात का ट्रायल कर रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। एक और बात जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में जिक्र किया और लगातार कर रहे हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्तियों को छीनकर घुसपैठियों को देना चाहती है, तो उसके पीछे भी वजह है, वह अनायास नहीं है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ने शिकागो में यह कहा कि अमेरिका में एक अच्छा कानून है, वहाँ यदि कोई $100 मिलियन कमाता है और उसके बाद वह मर जाता है तब उसकी 45% रकम ही उसके बच्चों को ट्रांसफर होती है, शेष 55% रकम सरकार के पास चली जाती है। जबकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। इस
टैक्स जो यह टैक्स प्रणाली है, इसे अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में यह किस रूप में आएगा यह तो वह नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस नई नीति, नए योजनाएं बना रही है, उसमें इस पर विचार विमर्श भी चल रहा है और यह किस रूप में लागू होगा यह वह अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पर विचार होगा। तो आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा और क्या सही कहा। अब आप सोचिए कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है उसमें जो भारी भरकम वादे हैं, जो उन्होंने कहा कि यह सुविधा मुफ्त मिलेगी, वह सुविधा मुफ्त मिलेगी, फलाने को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, फलाने को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, वह पैसा कहाँ से आएगा? वह पैसा इसी रूप में कांग्रेस हासिल करना चाहती है कि जो कोई अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ धन अपने बच्चों के लिए छोड़ जाए, वह उसके मरने के बाद उसके परिवार को मिलने के बजाय उसका बड़ा हिस्सा सरकार जब्त कर ले और उस पैसे को दूसरों में, जो कांग्रेस की नज़र में गरीब हैं, गरीब कौन? निश्चित तौर से हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, इसमें कहाँ किसी को इतराज हो सकता है। अगर पिछड़े लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा तो देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। जो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम SC/ST से भी ज़्यादा आर्थिक तौर पर गरीब हैं, वह बहुत पीछे हैं, इसलिए उनकी आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति की ज़रूरत है। तो कांग्रेस किसको देना चाहती है यह इससे साफ होता है। अभिजीत श्रीवास्तव एक हैं जिन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर कुछ तथ्यों को उजागर किया है जो कांग्रेस की सरकार के दौरान थे, जो कानून उस दौरान लागू थे, तो उनका जिक्र भी मैं आपसे कर देता हूं और इसमें यह सहायक होगा कि कांग्रेस पूर्व में आम आदमी की संपत्तियों पर गिद्ध दृष्टि रखती थी, उसे जब्त करने के लिए भिन्न भिन्न किस्म के कानूनों को लागू करती थी। इसमें कुछ जिक्र आपसे कर रहा हूं। एक कानून आया था 1963 और 1974 में, यह था कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट, यानी आपको पैसा अनिवार्य रूप से उस बचत खाते में जमा करना था जिसका इस्तेमाल सरकार को करना था। दूसरा 1972-75 में लैंड सीलिंग एक्ट है। हो सकता है नए युवा तमाम इस एक्ट के बारे में ना जानते हों, जो पुराने लोग उनके परिवारों में हों, जो पुराने बुजुर्ग लोग होंगे, वह अच्छी तरह से इस एक्ट के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में युवकों को बता सकेंगे। गांव-गांव अपनी ज़मीन बचाने के लिए कितने किस्म के हथकंडे किसानों को अपनाने पड़े थे, यह बुजुर्गों से ज़्यादा अच्छा उन्हें कोई नहीं बता सकता। जिनके पास खेत था वह अपना खेत बचाने के लिए जाने क्या क्या कर रहे थे। कुछ लोगों को मैंने भी देखा और सुना है। एक था अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1976 में आया था। दोनों एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, दोनों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो लोगों की ज़मीनें थी उन्हें कांग्रेस ने जब्त कर लिया था। ऐसे तमाम प्रयास पूर्व में कांग्रेस कर चुकी है। कोई प्रधानमंत्री ने नई बात का उल्लेख नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है कांग्रेस इससे तिलमिलाई हुई है, छटपटा रही है, उसके समर्थकों को मिर्ची लगी हुई है, लेकिन इसमें कोई झूठ नहीं है। आप
इन तथ्यों को खुद भी सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पूर्व में क्या हुआ था, और घोषणा पत्र को बारीकी से आप शब्द शब्द पढ़ेंगे तो उसमें भी इसकी झलक आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। आप इस वीडियो को देखें, इसे शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें। आगे फिर नए वीडियो में हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।